हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी नाउ 6 पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 9 की क्लास है, ओके, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। पहला पॉइंट है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत सोना, मसाले और ख़ास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, दक्षिण भारत किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले और ख़ास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है रोमन साम्राज्य में। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को किस नाम से बुलाया जाता था? काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काले सोने के नाम से बुलाया जाता था क्योंकि क्योंकि यहाँ पर इसकी मांग क्या थी? बहुत अधिक थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी मांग बहुत अधिक थी। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। कैसे रोम पहुँचाते थे व्यापारी इन सामानों को? समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाया करते थे। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। दक्षिण भारत में अनेक क्या मिले हैं? रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। एक बार और बता देती हूँ कि ये जो रोमन साम्राज्य था, ये काली मिर्च को क्या काले सोने के नाम से बुलाया जाता था यहाँ पे रोमन साम्राज्य में, क्योंकि यहाँ पर इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। कैसे पहुँचाते थे? समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, 3 नंबर पे आते हैं व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के थोड़ा यहाँ पे, हाँ अभी ठीक है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ क्या थे? समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ठीक है, इनमें से कुछ क्या थे? समुद्र के किनारे चला करते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ठीक है, 4th नंबर पॉइंट पे आते हैं कि संगम कविताओं में मूविंदार की चर्चा मिलती है। पूछा जा सकता है कि मूविंदार की चर्चा किन कविताओं में मिलती है? तो संगम कविताओं में मिलती है। ये क्या है? मूविंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। मूविंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या है? तीन मुखिया। ठीक है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता? 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। ये जो मूविंदार है इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया जाता था। ये एक तमिल शब्द है, ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है? 3 मुखिया, और इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। ठीक, ये कौन थे 3 शासक परिवारों के मुखिया? ये थे चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ये जो चोल, चेर, पांड्य थे ना, ये 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ओके, आगे है अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में, इन्हीं 3 मुखियाओं की प्रशंसा में क्या की है? कविताएं लिखी हैं। ठीक है, ये जो 3 मुखिया थे चोल, चेर, पांडे, इनकी प्रशंसाओं में अनेक संगम कवियों ने क्या किया है? कविताएं लिखी हैं। ठीक है, उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। ठीक है, ओके। 5th नंबर पॉइंट है पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। पश्चिम भारत में क्या हुआ? सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ये जो सातवाहन थे, इनका सबसे पुराना राजा, मतलब सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। इन सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश क्या हुआ? प्रभाव बढ़ गया, और इन सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। इसका पहला पॉइंट है कि वह और अन्य सभी सातवाहन शासक, ये जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था और इसके अलावा अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पंथ के क्या कहे जाते थे? स्वामी कहे जाते थे। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पंथ के क्या कहे जाते थे? स्वामी कहे जाते थे। ठीक है, आगे है
दक्षिणापंथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? दक्षिणापंथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, दक्षिणापंथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, आगे है पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी ये जो नाम था दक्षिणापंथ ही प्रचलित था। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए ये दक्षिणापंथ नाम प्रचलित था। 6 नंबर पॉइंट है रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर, रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर क्या होती थी? सूत कताई होती थी। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत कताई होती थी और फिर उससे क्या किया जाता था? कपड़ा बुना जाता था। ठीक है, रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत कताई होती थी और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। रेशम बनाने की तकनीक का जो आविष्कार था वह सबसे पहले चीन में हुआ था। कब हुआ था? करीब 7000 वर्ष पहले। रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले आविष्कार हुआ था चीन में। और कब हुआ था? करीब 7000 वर्ष पहले। हजारों सालों तक उसने क्या किया? उन लोगों ने, चीन के लोगों ने इस तकनीक को छुपाए रखा। चीन ने इस रेशम बनाने की तकनीक को छुपाए रखा। परंतु चीन से कुछ लोग क्या थे? पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर दूर दूर की जगहों पर जाते थे। चीन से लोग जो थे कुछ कुछ वो पैदल, घोड़ों पर या फिर ऊँटों पर दूर दूर की जगहों पर जाते थे और रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। साथ में क्या ले जाते थे? रेशमी कपड़े। ठीक है, जैसे अभी भी हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ से कुछ ले आते हैं या फिर अपने अपने यहाँ से कुछ ले जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो वो लोग भी क्या करते थे? रेशमी कपड़े ले जाया करते थे जहाँ भी जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग जाते थे वो क्या, किस नाम से फेमस हो गया? रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिस रास्ते से ये लोग जाते थे पैदल, घोड़ों और ऊँटों के साथ, वो रास्ता किस मार्ग से फेमस हो गया? रेशम मार्ग से फेमस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी चीनी शासक थे ना, चीनी शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को क्या करते थे? उपहार के तौर पे रेशमी कपड़े दिया करते थे। कभी कभी ये जो चीनी शासक थे ना, ये क्या करते थे? ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे और यहाँ पर रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। इसी तरह क्या हुआ? रेशम की जानकारी पश्चिम की ओर फैल गई। ठीक है,